किसी को निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। मैं तो 4 आयाम से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई वजह तो बता दें। कब्जा ग्रुप है और कब्जा ग्रुप जो है वो पार्टी पे कब्जा करने के दरपे हैं। मैं कसम उठाता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ ये कब्जे का ख्वाब इनका मैं चकनाचूर करूँ। 1 साल का अपना हमने एहतसाब कर लेना, कौन सी कामयाबी है हमारी 1 साल की। तो जो छोड़ने जाऊंगा वो कौमी असम्बली का नशिस्त होगा। क्यों छोड़ूं, ये कुसर पुसर पे छोड़ूं। वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया एक बार फिर। क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। यो भाई आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है वो आ जाए, हम लोग जाते हैं जरा। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। लॉयर की और फैमिली की जो एक्सेस है वो भी ब्लॉक कर दी गई और इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई। तो मैं इस पे शाकी हूँ। हम बहुत ज्यादा शुक्क व शुबहात का शिकार है। मुझे नहीं पता है कि इमरान खान साहब को इस वक्त किस हालत में अंदर ट्रीट किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी और बैरूनी बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ उनकी हुकूमत से जंग जारी है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी एक बड़ी जंग जारी है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बताया जाए पार्टी से क्यों निकाला है और वो खुसर फुसर पर अपनी नशिस्त से मुस्ताफी नहीं होंगे। दूसरी जानिब शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान होने वाली झड़प के बाद पीटीआई की सियासी कमेटी ने सख्त रद्द अमल दिया है और फवाद चौधरी के अमल को मुजरिमाना करार दिया है। तो फवाद चौधरी भी सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे चुके हैं और आज पीटीआई कह रही है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तक रसाई एक बार फिर से खत्म कर दी गई है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक तरफ पार्टी को दरपेश ये चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ बानी तक रसाई का बंद होना पीटीआई की मुश्किलात को किस हद तक बढ़ा सकता है। जबकि सारी सूरत हाल में पीटीआई रमजान के बाद एक बार फिर से तहरीक शुरू करने के लिए सरगर्म है और इस हवाले से असद कैसर और उमर अयूब को ऑपोजिशन जमातों से राब्ते करने और उन्हें एतमाद में लेने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। एक तरफ ऑपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है और तरक्की के हुकूमती दावे महज झूठ हैं, तो दूसरी जानिब आज ही वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी पर तशक्कुर का इजहार करते हुए इसको खुश आइन करार दिया है और कहा है कि हम आलमी बैंक की हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। जबकि आज ही नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापिस आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम आया, पॉलिसीज के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। मुल्क की माशी सूरत हाल पर ऑपोजिशन के इल्जाम दुरुस्त हैं या फिर हुकूमती दावे, इस पर प्रोग्राम में बात की जाएगी। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि शाहिद खटक साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और सैयद कौसर काजमी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो शाहिद खटक साहब, आगाज आपसे करूंगा। जिस तरह से पीटीआई ने यह खदशा जाहिर किया है कि बानी के साथ मुलाकातों पर एक बार फिर से पाबंदी लग रही है, तो इन बातों में सदाकत कितनी है और अगर लग रही है तो पीटीआई अब कहां पर खड़ी है इस सब के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारे जो वकला हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जिनकी मुलाकात वो भी थ्रू कोर्ट वहां से उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया था, तो उसके बाद जाके अदालत से इजाजत लेने के बाद ही उनकी मुलाकात कराई गई है। मैं तकरीबन पिछले 4 हफ्ते खुद अडियाला जेल वहां से जो 7 मैनुअल जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें हैं तो उसमें मेरा भी नाम है, तो मुझे भी नहीं मुलाकात की इजाज़त मिल रही। और एक ज़माना ऐसा भी था कि जब नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान जेल में था तो वहाँ पे उनको पाए, वहाँ पे उनको खाने और 40-50 लोग पर डे के हिसाब से लोग मिलते थे। दूसरी तरफ एक पार्टी का सरबराह एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनसे उनकी अहलिया की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और इसके अलावा हमें बहुत से पॉलिटिकल मामलात के ऊपर वो हमारे पार्टी की सरबराह हैं, उनके साथ हमने मशावरत करनी होती है। लेकिन इस वक्त मुल्क में अदलिया जो है वो ज़ेर आताब है, अदलिया जो है उसके
हाथ पांव काट दिए गए हैं। एग्जेक्टिव जो है वो फॉर्म 47 के जरिए आई है, और इसके अलावा दीगर जितनी भी मामलात हैं, तो इस वक्त मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है। एक इन्होंने अफरा तफरी का जो ये माहौल बना हुआ है, तो इससे नुकसान मुल्क का ही होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इसका तमाम का तमाम प्रेशर जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ही आएगा। और मैं आपके साथ अगले सेगमेंट में एक बिजली के बिलों में इस दफा इन्होंने जो नए टैक्सेस भेजे हैं उस मुतालिक से भी मैं आपसे बात करूंगा कि अवाम इस टाइम जो है वो बड़ी मुश्किलात में है, और हुकूमत और अदलिया तमाम इदारों का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है। अब इंडिया जो है वो इस टाइम इंटरनेशनली जिस तरीके से हमें कंपीट कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हमें बैकफुट पे रखा हुआ है, मोदी जाके उधर इंटरनेशनल समिट्स अटेंड कर रहा है, और इधर इनकी तमाम की तमाम तवानाई जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर लगी हुई है। तो मैं इसको कंडेम करता हूं। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह हैं, जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें हैं। फॉर्म 47 से बजट के बाद कौमी असम्बली में हमारे 90+ MNAs, पंजाब असम्बली में हमारे 100+ MPs, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90+ MPs, सिंध असम्बली में हमारे 20-25 MPs, और सेनेट में भी इस टाइम हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है सेनेटर्स की। तो इतने बड़े पार्टी के वो सरबराह हैं, तो उनसे मुलाकातें ना कराना समझ से बालातर हैं, और ये हुकूमत डरी हुई है, ये सहमी हुई है। और मुझे इमरान खान साहब की वो बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में डाल के आप लोगों को तकलीफ होगी और जेल में मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी अगली, अगर इस तरह से पाबंदी लग जाती है? तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, ईवान के अंदर भी करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे। और पार्टी के अंदर एक ये भी सजेशन है कि शायद हम अडियाला जेल के सामने तमाम अरकान कौमी असम्बली उधर जाके हम इस हुकूमत के खिलाफ, इस जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, और जो इस पे मुलव्वस है उनके खिलाफ हम उधर प्रोटेस्ट भी करें। और अगर इन्होंने, हमें बड़ा खदशा है कि इमरान खान साहब के हवाले से भी, बुशरा बीबी के हवाले से भी, कि जेल के अंदर अगर उनकी मुलाकातें इन्होंने बंद करा दी तो इसका क्या मकसद हो सकता है। तो अगर कोई भी तो खदशा क्या है इस हवाले से है तो हम अवाम को कॉल देंगे इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ हम इस्लामाबाद का भी रुख कर सकते हैं। सही। शाहिद खटक साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। सैयद कौसर काज़मी साहब, आपके हवाले, आपके तरफ आऊँगा और इसी हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह ये पीटीआई ने शुबा जाहिर किया है कि बानी पीटीआई पर मुलाकातों पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और हमें मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही, तो इनकी वजूहात क्या हैं? मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, जो जेल के कवायद व ज़वाबित हैं, अब बेशक खटक साहब ने कहा जी कि वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, इनको मुशावरत करनी होती है, तो साथ ही एक बंदा सर्टिफाइड चोरी के केस में भी अंदर है ना, तो वहां पे जो मुलाकातों का जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक जो मुलाकातें होती हैं उसी तरह होंगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा उठ के जेल के दरवाजे पे चला जाए और जाके कहे कि उसने अपने बानी से, अपने रहनुमा से, अपने पार्टी के जो करता धरते हैं उनसे मुलाकात करनी है। तो ऐसा ना कभी हुआ, ना कभी हो सकता है। जो बाकी कैदियों के साथ मामलात हैं बिल्कुल उसी तरीके से होगा। हाँ, जब तक मुज़ाकरात जारी थे, इन्होंने मुलाकात का कहा, मुलाकातें हुई, फिर इनके मुतालबात बढ़े, इन्होंने कहा जी हमें गोशाए तन्हाई के अंदर मुलाकात की इजाजत दी जाए। वो भी हमारी समझ से बाहर थी कि भाई वो बातें तो हर ट्वीट में कर देते हैं, खतरनाक से खतरनाक बात। खटक साहब ने कहा खतरनाक हो जाऊंगा, खान साहब ने खतरनाक नहीं खतरेनाक कहा था, तो बिल्कुल खतरेनाक होते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप रियासती इदारों को, फौज पे, हुकूमत पे जब चाहते हैं सच्ची झूठी तनकीद कर देते हैं। तो वो क्या बातें थी जो आप गोशाए तन्हाई में करना चाहते थे और नहीं कर सके, यहां तक तो बात है। फिर इन्होंने हवाला दिया जी कि नवाज शरीफ के दौर में पाए बनते थे, हर बंदा बिला किसी रुकावट की उनसे मुलाकातें करता था, तो ऐसा नहीं था। वहां से जो नाम आते थे गेट पर, जब वो लोग पहुंचते थे उनको रोक दिया जाता था। मियां नवाज शरीफ की अहलिया बीमार थी, 22 मिनट का एक सिलसिला, एक बड़ा जबरदस्त वाकया सामने आता है जब जेलर उनको कहता है जी कि आपकी बीवी अगर बिस्तर मर्ग पे है, वो मरती है तो मरती रहे, हमें इजाजत नहीं है कि आपकी फैमिली के किसी फर्द से आपकी बात करार दे दी जाए, कोई बात कराई जाए। और वही जेलर कोई आधे घंटे बाद मियां नवाज शरीफ को आके उनकी अहलिया की डेथ के हवाले से इतला देता है।
तो ये चीजें तो माजी में हम देखते रहे हैं, जो सख्तियां थी शरीफ खानदान के लिए, आप बेशक अब कहते रहे, बातें बनाते रहे कि पाए आते थे, ये आता था। मुसाइब का एक ना खत्म होने वाला दौर था जो शरीफ खानदान ने जिसका सामना किया। अब एक बंदा जब वहां पे बैठा हुआ है, 190 मिलियन पाउंड चोरी का केस उस पर साबित है, मुसद्दका जो सबूत है रियासत के पास, उसके तहत उसको सजा दी गई। तो मुलाकातें ऐसे नहीं हो सकती आम कैदियों की तरह। वहां पे जो कवायद जवाबत हैं उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो साबिक वजीर आजम है, इस बात से कोई इनकार नहीं है वो एक पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन बाकी जो नज़्म ज़ब्त है उसका ख्याल रखना भी तहरीक इंसाफ को उनके लिए जरूरी है। नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। शर्मिला साहिबा, आप क्या राय रखती हैं इस सारी सूरत हाल पे? जिस तरह पीटीआई ने शुबा जाहिर किया है कि एक बार फिर से पाबंदी लग रही है, और अगर लग जाती है तो उसके बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और ये इक़दामात की जरूरत क्यों पड़ेगी फिर से? देखें जी, पाबंदी लगाना किसी भी सियासी जमात पे ये कभी भी इट्स नेवर बीन फ्रूटफुल। आप जितनी पाबंदी लगाएंगे उतना ही उस जमात को आप एक तरीके से पजीराई दे रहे हैं। और पाबंदियां माजी में भी लग चुकी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी पे भी लगी हैं, लेकिन इससे उन जमातों को मज़ीद तक़वियत मिली है, ताकत मिली है। बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं कभी भी या मेरी जमात कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगी कि बग़ैर किसी रीज़न के किसी जमात पे पाबंदी लगे। हाँ, अगर इनके ख़ुद के ऐसे हरकतें होंगी जिस पे मजबूर हो जाए हुकूमत के पाबंदी लगा दे, वो और अलग बात है। लेकिन मेरी जमात वी स्ट्रांगली फील कि पाबंदी लगाना किसी भी सियासी जमात पे ये एक बहुत ही गैर जमहूरी अमल है। और जिस तरह मुलाकातों के हवाले से शुबा जाहिर किया है पीटीआई ने कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग रही है, तो अगर ये लगती है तो इस पर क्या राय रखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप असीरी में होते हैं ना तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते, आप जेल में हैं तो आप जेल में हैं। पाबंदियां हम पे भी लगी जी, हमने भी बड़ी सोबतें बर्दाश्त करी, हमें भी ये बहुत दफ़ा ऐसा होता था घर से खाना अलाउड नहीं होता था, दवाइयाँ अलाउड नहीं होती थी, मुलाकातें नहीं होती थी, सिर्फ वकील को अलाउड होता था, हफ्ते में एक मुलाकात होती। जब जेल में है तो आप फिर जेल में हैं, और जब आप हुकूमत की अपोजिशन के अंदर हैं तो फिर जाहिरी बात है सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यू कांट एक्सपेक्ट। देखिए, क्या इस मुल्क में पहले कोई साबिक वज़ीर आज़म क्या जेल में नहीं रहे हैं? शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दी गई, उनके तो घर वालों को बताया भी नहीं था कि उनको फांसी कब लगने वाली है। उनको एक अंदिया था और फिर उनको फांसी लगा दी गई। तो देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं सियासी लीडरान के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है जो खान साहब के साथ हो रहा है। इनको तो फिर भी ये मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, वकला मिलते हैं, उनकी अहलियाँ मिलती हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। तो बड़ी बड़ी आप बीबी शहीद जो हैं वो जब रही थी जलावतनी में, या जब वो सखर जेल में रही थी, उनको इन्फेक्शन हो गया था कान में, वो परेशान रहती थी। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल के अंदर थे, बीबी शहीद पे मुकदमात बनाए गए झूठे, वो छोटे छोटे बच्चे लेके पाकिस्तान की हर अदालत के अंदर फिरी हैं, तो बड़ी सोबतें बर्दाश्त करी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। देखें, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये एक हकीकत है। और दूसरी हकीकत ये है कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। द स्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर्स। आप रियासत से नहीं लड़ सकते, चाहे आपके पास कितना ही स्ट्रीट पावर क्यों ना हो, चाहे आप कितना ही ऑन द राइट साइड क्यों ना हो। और मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रही हूँ। यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। वक्त एक जैसा नहीं रहता और रियासत के साथ तसादुम भी नहीं करना चाहिए वाले से सवाल छोड़े जाता हूँ पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक साहब के लिए, जिस तरह उन्होंने बात भी की थी कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं एक बार फिर से, और अगर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो पीटीआई फिर से एहतजाज की तरफ आएगी। अगर पीटीआई एहतजाज की तरफ आती है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद खटक साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है मुलाकात पर बानी पीटीआई से और बुशरा बीबी से, तो वो दोबारा से किसी एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो शाहिद खटक साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही अंदरूनी और बैरूनी बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस सारी सूरत हाल में अगर एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी कहाँ पर है, किस तरह से कामयाब बनाएगी उस तहरीक को? देखिए, हमें शोभा ये भी है, इससे पहले भी बुशरा बीबी को एक दफ़ा जो हार्पिक है वो खाने में खिलाया गया है। तो ये शकूक व शुबात जो है
हम इसका इजहार इसलिए भी कर रहे हैं कि कल को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा बुशरा बीबी या इमरान खान साहब को तो ये उनके जिम्मेदार होंगे। तो हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनके सेहत के हवाले से हमें इतलात जो होती हैं, चूंकि बार बार जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती तो हमें उनके सेहत के हवाले से शकूक शुबात हमारे कायम रहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को कैद ना हक में रखा हुआ है। और मेरे भाई ने बोला कि इमरान खान साहब जो है वो सर्टिफाइड चोर है, तो मैं थोड़ा से जो अलकादिर का जो केस है इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। अलकादिर जो पैसे इस मुल्क के पाकिस्तान आए, अलकादिर ट्रस्ट जिन पैसों से बना, वो मलक रियाज ने जो फ्लैट्स खरीदे वो फ्लैट्स हसन नवाज से खरीदे गए थे। हसन नवाज के पास इतने पैसे कहां से आए, किसने दिए, मेहनत मजदूरी की, हालांकि कोई बैकग्राउंड नहीं है हसन नवाज का सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ का बेटा है, पाकिस्तान से टीटीस के जरिए पैसे चोरी करके, क्योंकि वो मैफर अपार्टमेंट में भी जो फ्लैट्स थे उनके मुतालिक भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वो हमने नहीं, वो पनामा में जब पूरी दुनिया के सर्टिफाइड चोरों की एक लिस्ट आई तो उसमें नवाज शरीफ का नाम जो था वो सिर्फ फहरिस्त आया। और ये हमने नहीं, ये मीडिया के लोगों ने ही पनामा का जो स्कैंडल था वो पाकिस्तान लेके आए। तो रही बात प्रोटेस्ट के हवाले से, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। हम पिछले 28-29 साल हमारी जदोजहद है इमरान खान साहब की इस मुल्क में, हमेशा से हमारी यही कोशिश है कि हम जितने भी प्रोटेस्ट करें, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर जोर दिया है। लेकिन जब आपके अदलिया से हमें आपको कोई तवक्को ना हो, आपको कोई दूसरा रास्ता ना मिले, अदलिया से हमें जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है। एक इलेक्शन का मौका था 8 फरवरी को, उसके ऊपर भी फॉर्म 47 के जरिए जो है वो डाका डाल के पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुराया गया। तो उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो प्रोटेस्ट का है। और प्रोटेस्ट जो है ये हमारा तो प्रोटेस्ट करेंगे किस तरह? पार्टी तो ऑलरेडी एक अंदरूनी जंग का शिकार है। मौजूदा हुकूमत के जो है वो डिक्टेटर से भी बदतर है। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, ये किसी बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। और शर्मिला वो एग्जाम्पल दे रही बीबी शहीद की और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की, तो उनके साथ करने वाले डिक्टेटर थे उस वक्त जो काबिज थे इक्तिदार के ऊपर, वो जमहूरियत का कोई दावा नहीं रखते थे। जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कोई जमहूरियत का दावा नहीं किया था। इधर तो आप लोग जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, हमें जमहूरियत के ऊपर आप लोग लेक्चर देते हैं और आप लोग जो कर रहे हैं ये डिक्टेटरशिप से बदतरीन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत के साथ। शर्मिला साहिबा क्या कहेंगी? देखिए जी, बात यह है कि ये हमेशा फॉर्म 47 को ले आते हैं। 2018 भी आरओ का इलेक्शन था और इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जिसको आप ये कहें कि 100% साफ और शफाफ था। और अगर ये समझते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो फिर पीटीआई भी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई हुई वो भी फॉर्म 47 पे है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मुल्क के एक सूबे में धांधली बिल्कुल नहीं है, वहाँ बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स हैं, साफ और शफाफ हैं, वहाँ मैंडेट है, और बाकी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है वहाँ पर फॉर्म 47 है। बात यह है कि इनको तो पहले ही दावत दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि आप आएँ, बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ और ये एक अच्छा मौका है कि आप पार्लियामान के अंदर हैं। जब ये 2018 में जब हम बात करते थे, इनके पास तो चले फॉर्म 45 है, ये कहते हैं हमें तो फॉर्म 45 भी नहीं मिलता था, और जब हम ये बात करते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। फर्क सिर्फ ये इतना है कि हम पहले ऐवान की उस तरफ होते थे, आज ये ऐवान की उस तरफ हैं, और जब हम उस तरफ होते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे फॉर्म 45 क्या होता है। अब ये फॉर्म 45 लेके बैठे, वो कहते हैं फॉर्म 47 क्या आता है। दिस हैज टू एंड। इस मुल्क में ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जो साफ और तो ये सब मुमकिन किस तरह से होगा शर्मिला साहिबा? किस तरह से ये सब कुछ खत्म होगा? हो तो जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला जो है वो बड़ी बुर्दबारी के साथ अपनी हार तस्लीम करे। लेकिन उसके लिए ये बैठते नहीं है, इनको बात नहीं करनी, इनको बात करनी है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, ये जमहूरियत का अमल है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कोई भी शख्स या कोई भी जमात पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सैयद कौसर काज़मी साहब, आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह पीटीआई के सारे तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे तो हुकूमत से हैं कि हमें बैकफुट पे कर दिया, हम पे सख्तियां की जा रही हैं, तो बिठाया क्यों नहीं जा रहा साथ? देखें, सबसे पहले तो शायद खटक मेरा भाई हमेशा जब भी बात होती है एक पक्की पुख्ता साबितशुदा चोरी की,
तो उसमें हवाला दिया जाता है हसन नवाज का। तो मैं क्योंकि बरतानिया में था उस वक्त और इस सारे केस को कवर कर रहा था, तो इन्हें यह सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बंद लिफाफों में एक सहूलतकारी की गई मलिक रियाज के लिए, तो इन बेचारों को नहीं पता कि असल में पसे पर्दा कहानी है क्या। तो एसेट रिकवरी यूनिट जब बरतानिया में थी ना, तो सबसे पहले यह गड़ा खोदा ही हसन नवाज के लिए गया था, जिसपे अब भी ये इल्जाम लगा रहे हैं एक साबित शुदा चोरी के बाद, सजा के बाद, अभी भी तोपों का रुख हसन नवाज की तरफ है। भाई आगाज ही वहां से हुआ था। एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब जब वहां पे बरतानिया में गए तो उन्होंने हसन नवाज के हवाले से ही नेशनल क्राइम एजेंसी को एक बाकायदा तौर पर लेटर लिख के बताया कि यह सौदा हो चुका है दो पार्टियों के दरमियान वन हाइड पार्क का, जरा इन्वेस्टिगेट करें ना कि हसन नवाज के पास ये पैसा आया कहां पे। अब बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम वो एनसीए को एफआईए या केपी पुलिस या बाकी जो इदारे हैं उनकी तरह लेती है, वहां पे ऐसा होता नहीं है। वहां पे उस वक्त तक ये इदारे आप पे हाथ नहीं डालते जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाते। उन्होंने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट देकर जो जमादार थे उनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया, और जो 190 मिलियन पाउंड था, जिस तरह उन्होंने बाकी ममालिक के जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत पैसा पकड़ा गया था बाकी रियासतों को लौटाया, इसी तरह पाकिस्तान को वापस दिया गया। लेकिन अब यहां पे हुआ क्या, आज स्ट्रीट पावर इनके पास से खत्म क्यों हो गई तरीके इंसाफ से? इसी तरह के झूठ और बौतान है। जब आप नौजवान नस्ल के ज़हनों में डालेंगे ये बातें, तो आपसे जो आपका वो जो एक जारहाना किस्म का एक सिलसिला था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। क्यों हुआ? आपने उनसे झूठ बोला, सबसे पहले हम मुल्क की लूटी हुई दौलत लेके आएंगे। नौजवान नस्ल के एक मखसूस तबके ने आपकी आवाज पे लबैक कहा। फिर उसी नौजवान नस्ल ने देखा कि पैसा तो वापस आता है, लेकिन जिसको इमरान खान साहब मलिक बैरिया के नाम से पुकारते थे, फिर उनके लिए वो मलिक रियाज बना, और उसके बाद सबसे बड़ा मसीहा साबित हुआ। और उसने अलकादर यूनिवर्सिटी न सिर्फ जमीन दी बल्कि तामीर भी करके दी, तामीराती काम भी मलिक रियाज ने करके दिया। अब वो मजीद इमरान खान साहब के लिए जब मलिक बैरिया नहीं रहा तो नौजवान नस्ल ने देखा कि तो ये तो झूठ है, ये तो सरासर हमें गुमराह करने की कोशिश थी। फिर नौजवान नस्ल ने यह देखा कि हमें इन्होंने अमेरिकन गुलामी से निजात का दर्स दिया, बहुत मकबूल हुआ, लीडर उम्मत मुसलमान का लीडर कहा गया कि जो अमेरिकन गुलामी है वो हमारे लिए गले का तौक है। फिर आज वही नौजवान नस्ल जब देख रही है कि इनके शहबाज गिल हों, बाकी लोग जो हों, सेनेटर से मिलके अमेरिकन के पांव पड़े हुए हैं कि खुदा के लिए हमें इमरान खान की रिहाई दिलवा दें, और यही नौजवान नस्ल जब इनकी ये हरकत देखती है तो आज इनको एहतजाज के लिए वो जो पावर थी वो मुयस्सर नहीं है। फिर झूठी लाशों का, झूठे एहतजाजों का, गुमशुदा अफराद के हवाले से झूठ बोला जाता है, और केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बाकी सूबों में आके एहतजाज किया जाता है। अगर इमरान खान मकबूल होते, जिस तरह मेरी बहन शर्मिला ने कहा कि केपी के अंदर तो तमाम तर वसाइल हैं, सरकारी वसाइल इनके पास हैं, उनका इस्तेमाल करके ये बाकी सूबों की जो तरक्की का रास्ता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये मकबूल होते तो फिर तो इन चीजों की जरूरत नहीं थी। अब फॉर्म 47 का मैं हमेशा ये हवाला देता हूं कि वो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी ना, उसमें बड़े चैंपियन साफियों ने इनको वो बयानिया दिया। जब मामला अदालतों में जाता है तो उनको साबित करने के लिए इनको कोई शवाहिद इनके पास है नहीं, तो ये एक फॉर्म 47 का बयानिया पकड़ के बैठे हुए हैं। केपी के अंदर तो सब ठीक है, मौलाना के जो इतराजात हैं वो झूठे हैं, बाकी इलेक्शन पे जिन लोगों के इतराजात हैं वो झूठ है, लेकिन जहां जहां ये हारे हैं वहां पे उन्होंने एक बयानिया बनाया है जो झूठ के सिवा कुछ नहीं, इसलिए बयानिया बनाया जो कि झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इसी हवाले से राय लेंगे वक्त का। शर्मिला साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि कितनी सदाकत है पीटीआई के इन इल्जामात में, और पीटीआई की जो सियासत है क्या वो वाकई इन्हीं सब चीजों पर खड़ी है? राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, शर्मिला साहिबा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इन्हीं चीजों पर खड़ी है? और अगर खड़ी है तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक पेज पर आ जाना चाहिए, हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत से मामलात का हल निकालना चाहिए? देखिए जी, आई डोंट नो अगर ये किसी चीज में संजीदा है कि नहीं है। इनकी तो एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी जिसका इन्होंने चौथी नशिस्त में बैठने से पहले ही बाइकआउट कर लिया।
जो कि मैं समझती हूँ कि गलत फैसला था, क्योंकि इनको देखना चाहिए था और सुनना चाहिए था कि हुकूमत इनकी मुतालबात पे क्या बात करती है, उसके बाद फैसला करते बाइकआउट करना है या कमेटी छोड़नी है। लेकिन वो सुनने से पहले ही इन्होंने वो कमेटी छोड़ दी। शायद इनको ये खतरा था कि शायद हुकूमत इनकी कुछ मुतालबात मान जाए तो ये फंस जाएंगे बातचीत करने के लिए। इनके लिए जो उनको सूट करता है ना, वो है जारहाना सियासत, लड़ाई झगड़ा, हंगामा, धरने, गालम गलोची, इनको सूट करता है। दैट इज द मोड ऑफ सर्वाइवल। ये जब हुकूमत में थे तो जब भी इसी किस्म की सियासत करते थे, समझते थे कि हम अपोजिशन के अंदर हैं, और अब जब अपोजिशन में है तो उनको करना ही यही है। देखिए, बड़े बड़े फैसले टेबल टॉक के जरिए होते हैं, डायलॉग के जरिए होते हैं, और ये इनको मालूम। बड़ी बड़ी जंगें इवेंचुअली देखे ना, क्या बना, इजराइल और फलस्तीन भी बैठ के बातचीत करके, गिव एंड टेक करके, कैदियों को रहा करके डायलॉग से चीजों का फायर हुआ ना। तो अगर ये समझते हैं कि बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो मैंने आपको पहले कहा कि रियासत से आप नहीं जीत सकते हैं। हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वी नो दिस। सो आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं ये बता रही हूँ कि रियासत के पास बहुत इख्तियारात होते तो पीपल्स पार्टी अब क्या किरदार अदा करेगी इस तसादुम को कम करने के लिए सब में? देखिए, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन का मसला है। लेकिन इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी भी है ना, हुकूमत ने इनको जवाब देना है। इन्होंने अगर बात करनी है तो हुकूमत से करनी। पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं है कि इनके मुतालबात माने या ना माने। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, हम काबीना का हिस्सा नहीं है। हम ट्रेजरी बेंचेस पे जरूर बैठते हैं, जहां जरूरत होती है हम हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और मुज़ाकरात में भी अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल अपना एक सालसी किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी तो बिलीव इन कंसेंसस पॉलिटिक्स ना, हम तो मुफाहमत करते हैं और करते आए हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने का यही तरीका है कि मुफाहमत के साथ आगे चलें। मुफाहमत के साथ ही आगे चलना भी चाहिए पाकिस्तान के लिए। शाहिद खटक साहब, पीटीआई मुज़ाहमत से निकल के मुफाहमत की तरफ क्यों नहीं आ रही और मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आ रही? एक टेबल पर बैठकर इन चीज़ों का हल निकाला जाए। पहले मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ एक सर्टिफाइड चोर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर किया। दूसरा, मरियम नवाज ने एक टीवी शो में बैठ के बड़े ही दलेरी से कहा था कि मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। जब इनकी तलाशी ले गई तो लंदन में इनके फ्लैट्स भी निकल आए। जब इनसे पूछा गया कि फ्लैट कहाँ से, पैसे कहाँ से आए, तो जी मेरे दादा ने ली थी। दादा ने कहा कि जी परदादा ने ली थी। परदादा कहाँ है? परदादा कब्र पे है। बेटा भाई से, बेटा बाप से इनकारी, बाप बेटे से इनकारी, बेटी भाई से इनकारी, बेटी चाचे से इनकारी। एक दूसरे से पूरी कौम ने देखा कि कोई किसी को ऑन नहीं कर रहा। पूरे का पूरे शरीफ खानदान एक दूसरे से इनकारी था कि जी हमारे रिश्ते है ही नहीं। देखे, इस मुल्क को लूटने वाले कौन? यही दो खानदान। इन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, इस पाकिस्तान के पैसों को बाहर भेजा, वहां पे जायदादें बनाई। अभी दुबई लीग्स जो आई, दुबई लीग्स में किनके नाम आए? जिधर भी इंटरनेशनली कोई भी लीग्स होते हैं, इनकी जायदादें निकल आती है। पाकिस्तान जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान कर्जे तले डूब रहा है। पाकिस्तान में आम लोग जो है उनके घर की चूल्हे नहीं लग रहे। इनके कारोबार जो है वो आगे भी बढ़ रहे हैं, बाहर की दुनिया में इनकी जायदादें भी बनी है। और हसन हुसैन नवाज ने कौन सी मजदूरी की थी? कौन सा उसने तीर मारा था? सिर्फ नवाज शरीफ के बेटे थे। इधर पाकिस्तान के पैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उसके खानदान ने मिलके ट्रीटीज के जरिए इधर से पाकिस्तान के पैसे डॉलरों में इन्होंने बाहर भेजे, और आते हैं ये भाषण देते हैं। इमरान खान बाहर से पाकिस्तान पैसे लेके आया, उसके ऊपर पाकिस्तान की पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है अल-कादर वो बनाई, जहां पे सीरत नबी का दर्ज दिया जा रहा है, जहां पे इस्लाम रिलेटेड तालीमात दिए जा रहे हैं। कोई आप विजिट करें, मैं आपको कहता हूं आप जाएं, देखें, वहां के तालिब इल्मों से पूछे, आपको पता चले कि उन पैसे के ऊपर कितना अच्छा काम हुआ। और पैसे मुल्क से बाहर नहीं गए। एक तरफ डॉलर बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर के मुल्क से डॉलर पाकिस्तान ले आए। और उस फेक केस में आप जाके इमरान खान साहब को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस क्या हैं कि जी इद्दत केस में गिरफ्तार कर दो। सारे के सारी जाली केसेस, किसी भी एक केस का इनके पास कोई सबूत नहीं है। और जब बात आती है गड़ी के ऊपर, जब इनसे सवाल करते हैं कि जी ऐसा करें तो शाखाने के केसेस खोल दें, पता चले मर्सिडीज लेने वाले कौन? नवाज शरीफ और उसका खानदान। हार लेने वाले कौन? यूसुफ रजा गिलानी और उसका खानदान। सब के सब बेनिफिशरी हैं। लेकिन इमरान खान साहब से ये
सारे डरे हैं, इनको खौफ है कि एक ही पॉपुलर लीडर है जिसके ऊपर पूरे के पूरे काज़मी साहब कितना खौफ है, कितना डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? पार्टीज बनी हुई हैं। इमरान खान है जो पूरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह सबसे मकबूल लीडर है। पॉइंट आ गया। काज़मी साहब आप क्या कहेंगे, कितना डर है? इतना डर है कि रात को नींद नहीं आती भजन, और सराने लोहे की छुरियां रख के सोते हैं हम। वो जिस तरह बच्चे नहीं होते, नौ मौलूद ताला रखा जाता है उनके पास, हम भी ताले रख के सोते हैं। इतना डर है इमरान खान से। यार बात करने से पहले जरा सोच लिया करें कि आप फिर इल्जाम लगा रहे हैं वो जो साबित हो चुका है। अब वो पुराना दौर नहीं रहा कि आप कह दें कि वो पैसा यहां से गया था, हुंडी के थ्रू गया था, बरतानिया ने कुछ नहीं कहा, उनका जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर दुनिया में माना जाता है वो आपके सामने अहमियत नहीं रखता। भाई जिन जिन लोगों को आपने इस्तेमाल किया वहां पे, जिन लोगों से कट और कमीशन खाए गए बाद में, चाहे वो ब्रॉडशीट के कावे मूसवी हो या फिर वो मियां शरीफ और बाकी खानदान के अफराद के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले डेविड रोज हों, सब ने अपनी अपनी जगह माफी मांग ली। बाज नहीं आते तो आप नहीं आते। आपने उन बोतानों की, उन इल्जामात की जो कैसेट है उसको आपने रिपीट पे लगाया हुआ है। हमें भी शर्म आती है बार बार ये बात करते हुए, बार बार ये अवाम को समझाते हुए कि भाई वो जो पैसा लूट के जो लेके आए खान साहब, सीरत अल नबी, अब जाते हुए मैं आपका ये कैमरा चोरी करके ले जाऊं, बाहर जाके मैं अपारा मार्केट में बेच दूं और आगे जाके मैं मस्जिद को चंदा दे दूं, तो क्या मेरा ये फेल काबिल कबूल होगा? खुदा के लिए भाई, चोरी के पैसों से अगर 12 आने अपने पे और 4 आने खर्च करके आप एक यूनिवर्सिटी बना के उसमें सीरत अल नबी जो कि नहीं है वहां पे सीरत अल नबी के हवाले से, मजहबी कार्ड के पीछे ये हमेशा छुपने की कोशिश करते हैं, मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई सवाबी जलसे से खान साहब के कान में कह रहा होता है वो सूरी, खान साहब वो जरा थोड़ा सा मजहबी टच दे दें। आपको तो पूरी दुनिया ने देखा कि आप मजहब का इस तरीके से सियासत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब वहां बरतानिया के अंदर हसन नवाज ने जरा अपने वो जो तहरीक इंसाफ के 12-14 लोग जो आपके एहतजाज कर रहे होते हैं ना, अगर इस बात में सच्चाई होती भाई तो अब तक हसन नवाज अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत फारिग हुए होते। वहां पे आपने जितनी कोशिश की, जितनी फर्म हायर की, जितनी लॉबिंग फर्म हायर की, आप 1 टका साबित नहीं कर सके। अब हसन नवाज के पास पैसा आया कहां से? मैं पहले भी बता चुका, मैं अब भी बताऊंगा कि मेफर के अंदर, सेंट्रल लंदन के अंदर 100 से ज्यादा घर बेचे हैं हसन नवाज ने, और वो घर शायद खट्टक का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जो सेल्स एंड लेटिंग एजेंसीज होती हैं, सही है। पॉइंट आ गया, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, से बात करेंगे कि नफरत, इल्जामात और तशद्दुद की सियासत से निकलकर इस मुल्क के लिए और सियासतदानों के लिए कितना जरूरी है एक पेश पर आना। इस हवाले से तमाम मेहमानों की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह बात हो रही थी कि नफरत और इंतशार की सियासत से निकलकर हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। शर्मिला साहिबा, जिस तरह से बात हो रही थी पहले भी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी उसी डगर पर रहती है और जिस तरह एक ये भी ऐलान किया गया है कि ईद के बाद एक नई तहरीक शुरू करने जा रही है पीटीआई, तो अगर पीटीआई फिर उस तहरीक की तरफ जाती है तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? और जो सियासतदान एक मेज पर आने की बातें करते हैं सारे, वो सब कहां पर जाएगा? देखिए, एक पेज पे तो ये आना नहीं चाहते हैं ना, और आई थिंक इनको सूट भी नहीं करता। इनकी सियासत जारहाना है और जारहाना ही रहेगी। खान साहब को पसंद ही जारहाना सियासत है ना, जो जितनी ज़ोर से चिल्लाता है और जितना हंगामा करता है उतना खान साहब को पसंद आता है। जो कंप्लेसेंट हो जाता है या जो माइल्ड हो जाता है या कोई अगर कोई रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करता है तो आई डोंट थिंक वो खान साहब को पसंद है। वो आप देखें ना, गंडापुर को निकाल दिया, मरवत को निकाल दिया, अब नए लोगों को लेकर आए, अब उनको ट्रायल करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, फिर किसी और को लगाएंगे, ये चलता रहेगा। देखें ईद के बाद ये क्या करते हैं, धरने देते हैं, क्या करते हैं। इनके अंदर भी अब इतनी वो रही नहीं है ना कि अब देखें लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को लाना, मजमा जमा करना, इनके भी बस की बात है नहीं अब। आपने तो शर्मिला साहब, जिस तरह बात यह भी की जाती है पीटीआई की जानिब से कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, तो आपको ये ग्रैंड अलायंस किस हद तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद कामयाब होता हुआ कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासत में ग्रैंड अलायंसेस बनते हैं, टूटते हैं, एक एजेंडा हो या 2 एजेंडा हो, कॉमन एजेंडा पे बनते हैं। आई डोंट नो इनका अलायंस किसके साथ बनता है, नहीं बनता, और कितनी देर चलता है, ये देखने की बात है। क्योंकि यहाँ पर हर जमात के अपना फोकस है, अपने इंटरेस्ट हैं और वो उसी पे चलती है। तो अगर इनका इंटरेस्ट और
ऑपोजिशन की किसी जमात का इंटरेस्ट मिलता है तो शायद कुछ अरसा ही साथ चलेंगे, लेकिन जो इनका एक तरीक़ेकार है सियासत का और जो इनका रवैया, इनके साथ ज़्यादा कोई लंबा देर चल नहीं सकता। सही पॉइंट आ गया आपका। तो खटक साहब, ईद के बाद क्या ऐसी तैयारी है, कौन सी तहरीक पीटीआई चलाने जा रही है और वो बाकी तहरीकों से क्या मुख्तलिफ होगा उसमें? इससे पहले जब हम 26 नवंबर को आए तो इनको गोलियों का सहारा लेना पड़ा, हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया और जेलों में डाला। तो ये तो इन्होंने बड़े दावे किए कि अटक नहीं क्रॉस कर सकते, इस्लामाबाद आप नहीं आ सकते, इधर रेंजर, पुलिस, तमाम रियासती मशीनरी इन्होंने पुरअमन लोगों के लिए खड़ी की। पहले ये शेल मारते हैं, फिर फायर करते हैं और फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और सवाबी से लेकर इस्लामाबाद डी चौक तक एक गमला, एक शीशा नहीं टूटा हमारे उस प्रोटेस्ट में। तो ईद के बाद हम दोबारा जो कॉल देंगे, हमारी कॉल पुरअमन होगी, हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने आएंगे। लेकिन एक काज़मी साहब की बात मुझे याद आ गई, उन्होंने जो अमेरिका की गुलामी नामंजूर के हवाले से की, तो मैं आपको बताऊं कि आज भी हम उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि हम ना किसी बैरूनी मुल्क से डिक्टेशन लेंगे, ना हम किसी की गुलामी करेंगे, ना हम किसी से, जिस तरह आप लोग गुलाम अपने गुलाम बने हैं, हम किसी के गुलाम बनेंगे। और रही बात अमेरिका की, असल में इनको लत इस बात की लगी हुई, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और इनकी तमाम क़यादत ने बाइडन के इश्क में ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। तो आज इनको डर इस बात का है क्योंकि ट्रंप को पता है कि इन्होंने क्या ट्वीट्स किए थे मेरे खिलाफ ने, मरियम नवाज ने, ख्वाजा आसिफ ने, इनकी तमाम क़यादत ने। और जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो बड़े मोहब्बत भरे पैगामात इन्होंने भेजे। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये ऐसा यहाँ पे कोई चीज छुपते नहीं है। अब इनको इस बात का डर है कि जब हम ट्रंप के पास जाएंगे, क्योंकि गुलाम अपने गुलाम है, इन्होंने गुलामी तो करनी है, हमने तो नहीं करनी, हम ना बाइडन की गुलामी करेंगे। सही खटक साहब, पॉइंट आ गया आपका। कौसर काज़मी साहब, आपकी जानिब आता हूं, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक लेकर आती है तो किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत उस तहरीक का? आपको पता है इसका मिजाज ही कुछ अलग है। अभी इनकी बात नहीं बन रही तो बिलावल के हाथ में सीवी तमा दी है कि जाओ अमेरिका में। खटक साहब, पॉइंट आ गया आपका, वक्त कम है। काज़मी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तहरीक लेकर तो किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत इस तहरीक का? आज भी जब वो गया बाहर जाके, जब उससे सवाल हुआ, इमरान खान ही इशू है इनके लिए, अमेरिका में जाकर भी इमरान खान का खौफ है इनके सर के ऊपर। तो अगर आप कहते हैं जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करने वाले जमात है। पॉइंट आ गया आपका खटक साहब। काज़मी साहब क्या कहेंगे, आपका आपसे सवाल है उनका। लेकिन ये एक तरफ गोली चलाए, हमारे लीडरशिप को जेलों में डाले और उसके बाद हमसे ये तो सही खटक साहब, पॉइंट आपका आ गया, वक्त कम है। काज़मी साहब, आपकी राय लूंगा इस पे, क्या कहेंगे? देखें, सियासत की नहीं ना, हुकूमत की तो बेगम बताती थी खान साहब आप वजीर आजम है, तोहफा मिलता था किसी बादशाह से, किसी मुल्क के सरबराह से, वो भेज देते थे। उसके बाद जब ऐसा शख्स है, उनके जो पैरोकार हैं, जब भाई कोई सदर बनता है अमेरिका का तो हुकूमत में बैठे लोग उसके हक में ट्वीट करते हैं। ये अनोनी बात नहीं है। हुकूमतें, रियासतें अपने मफाद के लिए, अपने अवाम के लिए इसी तरह का तर्ज सियासत अपनाते हैं। वो किसी मुवक्किलों के इशारों पे समंदर पार जाते हुए पांव से जूते नहीं उतारते। वो मुवक्किलीन के कहने के ऊपर बुजदार जैसा बंदा वज़ीर आला नहीं लगाते। वो नाम के पहले हरूफ देख के अपने माजी और मुस्तकबिल के फैसले नहीं करते। हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं कि जब भी कोई हुकूमत सरबराह कोई बनता है तो हम उसको शिकायतें तो नहीं लगाते। आपके तो लोग मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, फलां को टैग करके बताते थे, देखें जी रिचर्ड ग्रैनल साहब मरियम नवाज ने आपके बारे में क्या कह दिया। वो मोहल्ले में किसी छोटे बच्चे को मार पड़े तो ठहरो, मैं बड़े भाई को बुला के लेके आता हूं। ऐसा तो तर्ज सियासत रहा है आपका। तो अब वहां से भी आपका होना कुछ नहीं है। अभी तो नवाज शरीफ की मिन्नतें हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।